नमस्कार मित्रों, टेक्निकल मिस्टेक के कारण वीडियो कट हो गई। तो ये ध्रुवण का जो मान है वो इस प्रकार से आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये गैसों में लॉरेंज विक्षेपण का सिद्धांत, जिसमें हम टोटल जो फाइनल इक्वेशन हम निकालने वाले हैं वो अपनी फाइनल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगी। अपवर्तनांक n वो इस प्रकार से निर्भर करेगा इनकी आवृत्तियों पर, और ये फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या हुआ कि टेक्निकल मिस्टेक के कारण बीच में वीडियो कट हो गया। तो अब देखिए, ये जो ध्रुवण का मान आया है, देखिए ध्रुवण का मान यहाँ से आया है। पहले आपने क्या किया, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाला, जिसको छोटे पी से प्रदर्शित किया, और ध्रुवण को पोलराइजेशन कहते हैं, इसको बड़े पी से प्रदर्शित किया। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, वो इनकी गुणन जब होगा तब वो टोटल ध्रुवण होगा। तो यहाँ पर जब p की वैल्यू इसके गुणा में रखोगे तो n गुणा में आ जाएगा, इसके e स्क्वायर के गुणा में n आ जाएगा, और ये ध्रुवण का मान इस प्रकार से आ गया। अब ये जो समीकरण है, इसको आप समीकरण संख्या 11 लगा लें। ये समीकरण 11 स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से दोलन करने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रेरित ध्रुवण का मान बताती हैं। ये समीकरण जो निकली है ये किसका मान बताती हैं? ओमेगा 0 की आवृत्ति से दोलन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे ई, उसकी वजह से ओमेगा 0 आवृत्ति से दोलन करने लगते हैं, उनके लिए ध्रुवण का मान बताती हैं पी, प्रेरित ध्रुवण का मान बताती हैं। यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात यह है कि माध्यम में अलग अलग प्रकार के अणुओं के लिए सबकी अपनी स्वाभाविक आवृत्ति अलग अलग होती हैं। जो एटम्स होते हैं माध्यम के, उनकी अपनी खुद की आवृत्ति होती है, यानी कंपन करने की कह सकते हैं माध्यम में कितना वो स्वतंत्र है उस पर निर्भर करती है वो। इस वजह से सबकी अपनी अपनी आवृत्ति अलग होती है, जिसको हम स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा 0 से प्रदर्शित करेंगे। ओमेगा 0 इलेक्ट्रॉन की स्वाभाविक आवृत्ति है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो हमने किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है, किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए माना है कि उस पर ये बल लग सकते हैं, इस प्रकार इनके ध्रुवण का मान इस प्रकार से आ सकता है। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं देना, इसलिए हम इसको टोटल के लिए मान रहे हैं। किसी भी समीकरण के लिए आरोपित कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आरोपित कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अलग से प्रदर्शित कर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, अब माना माध्यम में एक विशेष स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा के वाले दोलकों के प्रति एकांक आयतन n के हैं। अब हम मान रहे हैं जो ओमेगा 0 है, अच्छा ओमेगा n केवल जिसकी आवृत्ति हमने एक इलेक्ट्रॉन की मानी है, उसके स्थान पे हम ओमेगा k लिख रहे हैं, ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन करना हो तो k के स्थान पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी k बराबर किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो पता लग जाएगा हमें। यानी ओवरऑल करने के लिए हम इसको एक नियतांक नाम दे रहे हैं ओमेगा k। तो ओमेगा के स्थान पे ओमेगा k रखेंगे और n के स्थान पे n k रखेंगे, और समीकरण 11 से ओमेगा k का स्वाभाविक आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रेरित ध्रुवण का मान ये हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, इसको पी के नाम दिया है, उसको एन के नाम दिया, बाकी समीकरण में कोई अंतर नहीं है। समीकरण आप ध्यान से देख लीजिए। और ये जो गामा के है, जो कि अवमंदक गुणांक है, अवमंदक गुणांक जो हमने पीछे माना है अभी, तो गामा के अवमंदक गुणांक है, इसको भी गामा के नाम देना, क्योंकि ये वैल्यूज अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग प्रकार से होगी या अलग अलग माध्यम में बदलेगी। इसको ओवरऑल समीकरण बनाना है सबके लिए। उन्होंने किसी एक माध्यम के लिए फिक्स थोड़ी है कि किसी गैसीय माध्यम में या फिर ऑक्सीजन के माध्यम के लिए ही होगा, इसलिए ओवरऑल माना और सबके लिए फिर वैल्यूज अलग अलग इस प्रकार से रखनी है। समीकरण तो ये है, इसमें पी के, एन के और गामा के कर दिया, बाकी इसको ओमेगा कर दिया है, ओमेगा के ओमेगा 0 के स्थान पे कर दिया है। ठीक है, ये समीकरण आप इसको 12 मान भी सकते हैं, या फिर इस समीकरण को उसी का रूप माना है। अब यदि मान लें कि जो गामा ओमेगा के है वो स्वाभाविक आवृत्ति इलेक्ट्रॉनों के मान अंश का जो मान है, ओमेगा के जो आवृत्ति है वो कितनी है, ओमेगा के आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनों का जो अंश है वो एफ के है मान लें, और टोटल संख्या n है, और n में से n के इलेक्ट्रॉन जो एफ के आवृत्ति वाले नहीं, ये अंश को बताता है, ये इलेक्ट्रॉनों के उस भाग को बताता है जिसकी संख्या n के हैं। n में से n के जिनकी संख्या है, ये ऊपर अभी हमें लिखा, देखिए मान लो कि माध्यम में एक विशेष स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा के वाले दोलकों की संख्या है, वो प्रति एकांक आयतन n के हैं। ओमेगा के आवृत्ति वाले है वो n के हैं, क्योंकि अलग अलग एटम्स होते हैं ना गैसीय माध्यम में, तो सभी गैसेज होती हैं,
उनके हिसाब से उन इलेक्ट्रॉनों के लिए फिर अलग अलग प्रकार से वैल्यूज होगी। इसलिए हम जो ओमेगा की आवृत्ति वाले हैं उनके लिए n के मान रहे हैं, और बाकी अलग आवृत्ति वाले होंगे उनके लिए फिर अलग हिसाब से मान लेंगे। फिर ओवरऑल हमें क्या करना होगा, तो ये तो उस अंश को दर्शाता है जिनकी आवृत्ति ओमेगा के हैं। तो f के मान लिया n टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें से n के इलेक्ट्रॉन जो f के अंश हैं जिनकी आवृत्ति ओमेगा के हैं। तब n के की मान क्या आ जाएगी, n के गुणा में आ जाएगा, n आ जाएगा f के गुणा में, यानी f के वह अंश है, वो इलेक्ट्रॉनों का अंश है जिनकी आवृत्ति क्या है, ओमेगा के हैं। ध्यान रखिएगा n के बराबर अब हम क्या रख रहे हैं, f के इंटू n रख रहे हैं। समीकरण ये पढ़ा है, n के स्थान पे ये रखने वाले हैं, n के बराबर f के डॉट n रख रहे हैं। तब ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, क्या, f ये जो यहाँ बाहर ले लिया वैल्यू और बाकी हमने n के गुणा में लिखा है, तो n देखिए समीकरण ये है, n के गुणा में e स्क्वायर है, तो n के स्थान पे हम रख रहे हैं f के गुणा n, तो n आ जाएगा वो यहाँ रह जाएगा, और f के को हमने यहाँ बाहर ले लिया, बस इतना काम किया है, ठीक है। और e इसके गुणा में है ही। अब ये e कहाँ से लिखा, देखिए e जो समीकरण थी ना पहले, जिसको हमने माना था ना, ई तो चलो पहले से चला आ रहा ना, अतः मध्य में कुल प्रेरित ध्रुवण का मान होगा ना। ये तो हम जिससे एक ही प्रकार के इलेक्ट्रॉन जिनकी ओमेगा आवृत्तियां एक प्रकार की हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के लिए ध्रुवण का मान हुआ। अब अलग अलग प्रकार के एटम्स होंगे और उनकी स्वाभाविक आवृत्तियां थोड़ी थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। ओवरऑल निकालने के लिए जितने भी पी के यानी अलग अलग आएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एटम्स किस प्रकार से ध्रुवण दर्शाते हैं, बाकी एटम किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ऑक्सीजन के एटम्स के लिए पी के निकलेगा, उनके लिए पी के निकलेगा, उनके लिए पी निकलेगा, उनके लिए पी के निकलेगा। नहीं है, अलग अलग वैल्यूज जो निकलेगी उन सब का जो योग कर देंगे ना, इसमें के की अलग अलग वैल्यूज रखकर, तो फिर पी टोटल निकल आएगा ओवरऑल उस माध्यम में कितना ध्रुवण हुआ है। तो पी की वैल्यू फिर इसका गामा के करना है, बाकी पी की जो ऊपर वैल्यू आई ना ये पी के, इसके आगे गामा के लगाना, बाकी कोई अंतर है नहीं। अब यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एन ई स्क्वायर को बाहर ले रहे हैं और ई जो पीछे पड़ा है इसको भी बाहर ले रहे हैं। यहाँ एन ई स्क्वायर और ई को बाहर ले रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, केवल एफ के बच जाएगा, और एम बटे एम को भी बाहर ले रहे हैं, यानी एन ई स्क्वायर और बटे एम, और इसके साथ ई को बाहर ले रहे हैं। अंदर रहेगा एफ के, और यहाँ वैल्यूज ओमेगा के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा गामा के ओमेगा, इस प्रकार से वैल्यू मान ली। इस प्रकार ये बार ले लिया तो ये समीकरण इस प्रकार से अंदर बचेगी, और पी की वैल्यू जो आई है वो इस प्रकार से आएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो ई ऊपर है ना, यहाँ से पी के इस तरफ आएगा तो बटे में आ जाएगा, पी बटे ई हो जाएगा, समीकरण ये रहेगी बस। और हमें पता है अच्छे से कि यदि माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति की बात करें, जिसको कि हम काई कहते हैं, तो हम जानते हैं कि माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति होती हैं वो ध्रुवण से इस प्रकार संबंधित होती हैं। किस प्रकार संबंधित होती हैं कि वो माध्यम का ध्रुवण जो है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा ध्रुवण। जितना अधिक बार से विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं ना, तो वो द्विध्रुव आघूर्ण जिन एटम्स में उत्पन्न हुआ है वो एक निश्चित दिशा में तय हो जाएंगे, इनकी डायरेक्शन, और एक प्रणोदित कंपन ही कर पाएंगे। इस वजह से जो ध्रुवण का मान है, ध्रुवण का मतलब एक दिशा में निश्चित हो जाएंगे, प्रणोदित कंपन करेंगे, उसको हम ध्रुवण कहते हैं। और ध्रुवण है वो विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र जब समानुपाती साइन हटाएंगे तो ये नियतांक आएगा एप्सिलॉन 0 और एक आएगा काई। इस काई को हम कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति जो कि विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे काई का मान निकालना चाहे तो काई को एक तरफ रखिए, बाकी की वैल्यू एक तरफ कर दीजिए सारी। तो समीकरण क्या बनेगा, 1/ε0 और गुणा में ध्रुवण P बटे विद्युत क्षेत्र E। यहाँ से हमें देखिए ये वैल्यू है। अब हमें P बटे E के स्थान पे ये रख देना है, क्योंकि हमने इस प्रकार से बनाया है। देखिए ये P जो है इसको हम E बटे में लाए तो P बटे E हो गया, और P बटे E अपना इसमें आया है, तो इसके स्थान पे हम इस पूरे समीकरण को रख सकते हैं। तो जब यहाँ रखोगे तो इसके 1/ε गुणा में आ जाएगा, बार m के गुणा में एप्सिलॉन लिख सकते हैं। यहाँ रखा जब, तो इस प्रकार m के गुणा में एप्सिलॉन 0 आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 14 लगा सकते हैं। समीकरण संख्या है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, बाकी हमें वैल्यूज निकालनी वो आपको ध्यान रखना है। काई विद्युत प्रवृत्ति है, समीकरण 14 से स्पष्ट है। ये समीकरण क्या दर्शाती हैं कि माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य का फलन होती है।
फलन का मतलब है उसकी वैल्यूज तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, उसके साथ बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। किसकी? काई का मान। क्यों बदलती हैं? क्योंकि विद्युत आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य है वो ओमेगा, यहीं तो इनकी वैल्यू जो पड़ी है यहाँ पे भी ओमेगा देखिए, यहाँ ओमेगा के है। विकिरण जो आ रही उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है माध्यम की विद्युत प्रवृत्ति काई की वैल्यू, क्योंकि काई का सूत्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। विकिरण की आवृत्ति इस पर फलन होती है, ठीक है। पुनः माध्यम में आप पैरा विद्युतांक की बात करें यदि, तो एप्सिलॉन आर जो होता है 1 प्लस काई होता है। एप्सिलॉन आर बराबर होता है 1 प्लस काई। इस फॉर्मूले को भी अलग से मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा अभी, या फिर आई बटन में आ रहा है। तो ये वैल्यू किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पे जब काई की वैल्यू 1 प्लस में रखोगे तो समीकरण इस प्रकार से बन जाएगी, जिसको समीकरण संख्या 15 लगा रहे हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि माध्यम का पैरा विद्युतांक आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये जो एप्सिलॉन आर है वो माध्यम का पैरा विद्युतांक है, और ये निर्भर किस पे करता है? माध्यम का पैरा विद्युतांक ये करता है आवृत्ति पर। आवृत्तियां पढ़ी सूत्र में, आप ध्यान से देख तो आपको पता लगता है कि पढ़ी आराम से। तो ये वैल्यू आ गई इस प्रकार से। और यहाँ पे जो एक चीज हमें और जाननी है वो ये है कि माध्यम का अपवर्तनांक n होता है, और n बराबर क्या होता है? अंडर एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर बराबर n स्क्वायर। ये सूत्र भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये होता है, हमें पता है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं, अन्य इक्वेशंस में सिद्ध कर चुके हैं। तो ये जो एप्सिलॉन आर है उसके स्थान पे हम n स्क्वायर रख रहे हैं, यहाँ पे n स्क्वायर रख रहे हैं। बाकी समीकरण में कोई अंतर नहीं है। तो n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगी। इस समीकरण से 17 लगा लें, और यही सूत्र है लॉरेंज का विक्षेपण सूत्र। लॉरेंज ने ये कहा कि गैस जो होगी विद्युत चुंबकीय विकिरण उसमें प्रवेश करेगी, तो उसका विक्षेपण कितना होगा, किस प्रकार से होगा? वो माध्यम के अपवर्तनांक n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके द्रव्यमान एप्सिलॉन 0, ये तो नियतांक हो गया, उनकी आवृत्तियों पर निर्भर करता है, और ये सब वैल्यू जिस प्रकार से इसमें इंक्लूड हैं। और इससे स्पष्ट है कि अपवर्तनांक विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने लॉरेंज सूत्र निकाला। अब हम देखना चाहें यदि मोटे तौर पे, तो सारी इक्वेशंस वापस देख सकते हैं। बाकी आप वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, एक बार कट भी हो गया बीच में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पूरी डिस्कशन जो हमने की है बड़े अच्छे से। लॉरेंज का विक्षेपण सूत्र आपको डेरिवेशन के लिए पूछा जाता है, आपको करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अब वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं कृपया, क्योंकि यदि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे साथ बड़ा यूँ कह सकता हूँ ज्यादती हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी इक्वेशन समझाने की, बड़े अच्छे डेरिवेशंस वीडियो लेके आ रहा हूँ, ताकि समय बर्बाद ना करना पड़े और कम समय में अच्छी चीज़ पूरी डेवलप हो जाए। इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए, कृपया आप सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।